वैसे तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों दुश्मन रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को तो पुतिन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। दूसरी बार जब वो सत्ता के अंदर आते हैं तो पुतिन को फोन कॉल करके बोलते हैं कि फटाफट यूक्रेन वॉर खत्म करते हैं। सारे कंसेशंस भी देते थे हैं, वो भी बिना मांगे, कि यूक्रेन को नेटो के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे, तुम पर हो रहे बड़े बड़े मिसाइल के हमले रुकवाएंगे और फालतू फोकट की और ज्यादा उसको एड वगैरह नहीं देंगे। तो एड नहीं मिलेगी तो हथियार नहीं रहेंगे। इससे पुतिन बड़े खुश हो जाते हैं। लोग कहते हैं यहां पर तो कि तुमने तो अपने देश को रशिया के सामने ही बेच दिया, लेकिन ट्रंप कहते देखिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है। कैसे? वो इस तस्वीर की तरफ ध्यान देते हैं जहां सोवियत यूनियन का जो एक पुराना दोस्त था चीन, जब वो उसका दुश्मन बन जाता है, तो सोवियत यूनियन का दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन यानी मेरा दोस्त चीन से वो दोस्ती कर लेते हैं। यूएसए चीन से जब दोस्ती करता है तो सोवियत यूनियन को लगता है बहुत बड़ा झटका, और उसके बेसिस पर एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि क्यों यूएस कोल्ड वॉर जीत जाता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। साथ ही के अंदर यही चीज सारे के सारे अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं रशिया और चाइना की तरफ कि हम भी अगले किसिंजर बनना चाहते हैं। वही शख्स जिसने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कू कराया था, इतिहास का सबसे बड़ा एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट था। और तो और वो साफ कहते हैं कि जरूरी इसलिए भी हो गया रूस और चीन को अलग अलग करना, बिकॉज हमें एक बहुत बड़ी ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है हमारी ड्रैगन के साथ। चीन लगातार अपनी पावर एशिया पैसिफिक के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है कि अमेरिका उसको अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए हमें मित्र राष्ट्र चाहिए, जैसे कि फिलीपींस चाहिए, और इंपॉर्टेंटली ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का साथ चाहिए। लेकिन एक और चीज, मेरे पास दोस्त है तो मुझे चीन के दोस्त भी कम करने होंगे, और चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है यहां पर रशिया। रशिया को अगर मैं दूर रख पाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा, और यही चीज साफ वॉशिंगटन कह रहा है कि अगर मुझे अपनी ग्लोबल प्राइमेसी हेजेमनी बरकरार रखनी है तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि भूल कर भी रशिया को मैं इतना आइसोलेट नहीं करूं, दूर नहीं करूं कि वो शी जिनपिंग की गोदी के अंदर जाकर बैठ जाए। इसलिए मैं पुतिन से संपर्क रखता हूं, इसलिए मैं पुतिन के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि कमजोर रशिया यूएस के फायदे में नहीं होगा। कमजोर रशिया का पूरा लाभ, पूरा बेनिफिट उठा पाएगा शी जिनपिंग चाइना को मजबूत बनाने में, और यह चीज उन्हें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन असलियत के अंदर क्या है? ये सिर्फ एक फैंटेसी है, इसमें रियलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों देश असलियत के अंदर यूनाइटेड है, और वो भी यूएस के खिलाफ। ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि रूस अलग हो जाएगा चीन से, यूएस का साथ देगा, और वो भी चीन को हराने के अंदर। इससे बड़ी फैंटेसी कुछ नहीं हो सकती है, बहुत ही पुअर आइडिया है, क्योंकि दोनों लीडर्स यूएसए को ही उनके देश, उनकी पूरी आइडियोलॉजी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट देखते हैं, और इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक सांठगांठ तैयार करी है, जिससे वो अमेरिकन पावर जो वीक हो रही है उसको और ज्यादा खत्म कर दे, बिकॉज उनके लिए ये एक इविल एम्पायर है। इस एम्पायर का खत्म होना ही उनका पूरा सर्वाइवल इंश्योर करेगा। और तो और पुतिन के पास ऐसे कोई एडवांटेज नहीं है कि जिस कंट्री ने उसका पूरा यूक्रेन वॉर में साथ दिया है। असली इकोनॉमी को ऑक्सीजन देने वाला ही चीन था। अगर चीन का सपोर्ट नहीं मिलता तो रशिया जीतना तो दूर, पूरी तरीके से हार जाता। तो ऐसे समय पर वो मॉस्को कभी भी बीजिंग का साथ नहीं छोड़ेगा, वो आभारी है। लेकिन इट हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चाइना यूएसए के बीच में क्या हुआ था। देखिए, चीन एक वक्त पर कम्युनिस्ट स्टेट था, और यूएसए और सोवियत यूनियन के अंदर जंग चल रही थी आइडियोलॉजी को लेकर। एक तरफ था कैपिटलिस्ट यूएसए, दूसरा था कम्युनिस्ट यूएसएसआर। सोवियत यूनियन के बगल में एक नया देश बनता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट हो जाता है। तो मतलब एक और नया दुश्मन अमेरिका का, वो भी एशिया के अंदर। तो दोनों के बीच में रिश्ते बड़े खराब होते हैं। कोरियन वॉर में भी दोनों आपस में टकराते हैं, तो और ज्यादा रिश्ते बिल्कुल बॉटम पर चले जाते हैं। और फिर कुछ साल बाद एक चेंज आता है, जहां ये दोनों भाई और मित्र लग रहे थे, सोवियत यूनियन और चीन, ये दोनों आपस में ही भिड़ जाते हैं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर। यहां तक कि इन दोनों देशों के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर तक होने जा रहा था। लाखों सैनिक दोनों के बॉर्डर के आर पार तैनात थे एक दूसरे को मारने के लिए। ऐसे समय पर जब माओ को लग रहा था कि सोवियत यूनियन ही मुझ पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? सोवियत यूनियन का जो दुश्मन है यूएसए, में उसी से दोस्ती कर
लेता हूं, और उन्होंने यही करा। इसका फायदा उठाया हेनरी किसिंजर ने, जो उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और यूएस की दोस्ती कराई चीन, यानी कैपिटलिस्ट यूएसए की दोस्ती हुई कम्युनिस्ट चाइना के साथ। एक ऐसी दोस्ती जो कोई भी नहीं सोच सकता था, पूरे दुनिया के अंदर ये अर्थक्वेक से कम नहीं था। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेसिकली चाइना और रशिया को दूर करे, क्योंकि आपस के अंदर इनकी काफी ज्यादा बन रही है, बिकॉज एक कॉमन एनिमी है, वो है इविल अमेरिकन एम्पायर। यूएसए इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, बिकॉज चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे डेमोक्रेसी के नाम पर, या इनके आजू बाजू कंट्रीज के अंदर कलर रेवोल्यूशंस हटा देना। कलर रेवोल्यूशंस मतलब जो प्रो रिजीम डिक्टेटर्स होते हैं, जो प्रो रशिया प्रो चाइना डिक्टेटर्स होते हैं, उनको उखाड़ फेंक देना और डेमोक्रेसी ला देना, ये इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, ये मिलिट्री बेसिस जो दुनिया भर में यूएस ने बना रखे 800 से ज्यादा, एशिया पैसिफिक के अंदर यूएस का क्या काम है? साउथ चाइना के अंदर यूएस अपना टांग क्यों अड़ा रहा है? फिलीपींस के अंदर फोर्सेस क्यों भेज रहा है? ये सारी शिकायतें हैं चीन की। और साथ ही में हम ह्यूमन राइट्स के नाम पर कितने भी लोगों को जेल में रखे, मारे, काटे, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो एक्सक्यूज मिल जाता है ह्यूमन राइट्स के नाम पर हमारी सॉवरेनिटी, हमारी संप्रभुता पर हमला करने का। हमारी वैल्यूज अलग है, हम तुम्हारा वाला सिस्टम नहीं मानेंगे, ये डिफायंस वो रखते हैं। लेकिन यूएस के पास शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए वो यूएस की जो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टैब्लिश करा था, जहां यूएस का ही रोल था इकोनॉमी से लेके आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, उसको वो पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं। और इसके लिए दोनों राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन अपने को एक दूसरे का एक बहुत बड़ा साथी देखते हैं। क्या सबूत है कि वो बेसिकली यूएस का सिस्टम पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सबूत, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, वो डॉलर की हेजेमनी। पूरी दुनिया में डॉलर ही सबसे ज्यादा यूज करी हुई करेंसी है, और अमेरिका जब चाहे किसी भी कंट्री को पनिश कर देता है उस पर सैंक्शंस लगाकर। एग्जांपल है कि किस तरीके से ईरान उसकी बात नहीं सुन रहा तो उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। रूस ने क्राइमिया पे अटैक करा और अब पूरी तरीके से यूक्रेन पर अटैक करा तो उस पर भयंकर सैंक्शंस लगा दिए, यहां तक कि ग्लोबल इकोनॉमी से उखाड़ कर ही उसको बाहर फेंक दिया। इसलिए वो नफरत करते हैं, और इसलिए दोनों प्रमोट कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेटिव करें, कि हम ऑल्टरनेटिव करेंसीज एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स की करेंसी हो सकती है, या कम से कम रशिया और चाइना आपस के अंदर डॉलर को हटा के एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करे। ये सोच वो लेकर आए हैं ताकि जो यूएस का वेपनाइजेशन हो रहा है डॉलर को, उससे वो अपने आप को पूरी तरीके से इम्यून कर पाए। और तो और वो पूरी तरीके से जो ग्लोबल इंटरनेशनल रूल्स है, वॉशिंगटन की जो पूरी की पूरी अलायंसेस है, उसका वो बेजोड़ निकालने में लगे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, जहां पर वो अपने एरिया को, अपने रीजन को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव नॉन वेस्टर्न एंटी यूएस सिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां यूएस का कोई भी रोल नहीं हो, जहां यूएस इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसी के लिए चाइना और रशिया दोनों साथ मिलकर काफी ज्यादा क्लोजली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यूएस को लगता है कि रूस हमारा साथ देगा चीन को लेने के लिए। और तो और सबूत इससे मिलता है कि आप देखिए, सारी की सारी एनर्जी जब यूरोप ने खरीदने से मना कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली सारी एनर्जी उसने चीन को डाइवर्ट कर दी थी। वो 2023 तक ही $250 बिलियन पहुंच गया था। 90% ट्रेड इनका खुद की करेंसीज के अंदर हो रहा है। तो आपस में जो इतना क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो सड़कों पे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब वेस्टर्न कार मेकर्स ने यहां से शिफ्ट करा प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड सैंक्शंस, तो ऑटोमेटिकली चाइनीज गाड़ियां ही आज सबसे ज्यादा रूस के अंदर बिक रही है, हर गली मोहल्ले के अंदर दिखती है। और यहां तक कि फ्यूचर पाइपलाइंस को भी लेकर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है, पावर ऑफ साइबेरिया 2, जिससे और ज्यादा डिपेंडेंसी एक दूसरे देशों के बीच में बढ़ जाएगी। और ये डिपेंडेंसी कोई वो जानबूझकर नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सोची समझी एक पूरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जहां रशिया चाइना इतना क्लोज इकोनॉमिकली आ जाए कि यूएस उनको कभी तोड़
तोड़ ही नहीं पाए, एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाकर अपनी जीत हासिल नहीं करे। और तो और रशिया इतना ज्यादा अलग हो चुका है, यूएस के खिलाफ हो चुका है कि वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल अलायंस के खिलाफ है, जहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रैगन को कंट्रोल करने आए हैं। वो सीधे तौर पे क्वाड को अपोज करता है, चीन के ही शब्द बोलता है कि ये चीन को घेरने आए, एक नया तरीके का नेटो स्ट्रक्चर बनाने आए हैं। ये काफी ज्यादा खतरे की बात है। लेकिन पर्सनल टाइज को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? शी जिनपिंग और तो और प्रेसिडेंट पुतिन लगातार कई बार एक दूसरे से मिल चुके, कम से कम 30 से ज्यादा बार। शी जिनपिंग ने तो सबसे बड़ा उनका जो टाइटल है, अवार्ड है चीन का, वो प्रेसिडेंट पुतिन को कराए। दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, कहेंगे भी क्यों नहीं, बिकॉज ये यूनाइटेड है एक कॉमन एनिमी, द बिगेस्ट ट्रबल मेकर, उस इविल अमेरिकन एम्पायर के खिलाफ जिसको ये मिलकर हराना चाहते हैं। साथ ही के अंदर जब प्रेसिडेंट पुतिन इन्वेड करने वाले थे यूक्रेन को, उससे कुछ हफ्तों पहले वो बीजिंग के अंदर जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन होता है। मतलब हम दोनों के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस रहेगा ही नहीं जिस पर हम बात नहीं कर सकते। सबसे सेंसिटिव मिलिट्री, यहां तक कि न्यूक्लियर शेयरिंग पर भी हम बात कर सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हाईएस्ट लेवल पर हो रही है, ईरान तक कंट्रीज के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स इनके एक साथ उड़ रहे हैं, यूएस से लेकर जापान तक ये आपस में पेट्रोलिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो इससे पहले कभी भी नहीं हो सकी थी। और पुतिन अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, नौसिखिए नहीं है। वो जानते हैं कि ट्रंप बेसिकली कब तक रहेगा, 2028। अगर वो मुझसे दोस्ती भी करता है तो कल को कोई एंटी रशिया प्रेसिडेंट आएगा, वो फिर से मुझ पर सैंक्शंस लगा देगा, ट्रंप का पॉलिसी रिवर्स कर देगा। और वो ये भी जानते हैं कि ट्रंप पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। इस आदमी को देखिए, किम जोंग उन सोचा था कि यूएस के साथ दोस्ती करके मैं अपनी पूरी किस्मत ही बदल दूंगा, न्यूक्लियर वेपन भी रख लूंगा और सारे सैंक्शंस भी हट जाएंगे तो मेरा फायदा ही फायदा। लेकिन ट्रंप ने तो इसको बीच में ही लटकाकर छोड़ दिया। कोई लेटर लिखने का फायदा नहीं हुआ डियर किम। आफ्टर ऑल इनको फेलियर का सामना करना पड़ गया। रूस को यह भी अच्छी तरीके से पता है कि सबसे ज्यादा मेरा एक्सपोर्ट क्या है, ऑयल और नेचुरल गैस। ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार तो यूएस के ही सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल तो वही प्रोड्यूस कर रहा है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। तो वो क्यों खरीदेगा, मुझे कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अमेरिकन कंपनीज रशिया के अंदर कितना ही बिजनेस कर लेगी, सबसे बड़े मार्केट तो उनके चाइना, यूरोप और अपकमिंग इंडिया है, यहां पे गड़बड़ है। तीसरा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रशिया के अंदर अमेरिकन कंपनीज क्यों पैसा लगाएगी, हम दोनों तो उल्टा कॉम्पिटिटर्स है। रशियन वेपन्स वर्सेस यूएस वेपन्स की बात होती है तो वो हमारी मदद क्यों करेंगे। तो ये सब पुतिन ने सोच रखा है। इसलिए जीवन में कभी भी पुतिन चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उल्टा वो तो ड्रैगन और ईगल की लड़ाई में बैठकर पॉपकॉर्न खाएंगे कि दोनों से जितना हो सकता है मैं लूंगा, बेस्ट यूज करूंगा। मैं तो इस वॉर के अंदर फायदे में रहना चाहता हूं, इसलिए ना इनसे दुश्मनी ना दोस्ती। सेम केस ड्रैगन के साथ है।